दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं 80 क्वेश्चन तक पहले से अपलोड कर चुका हूँ। कह रहा उत्पादन का अभिप्राय होता है, यानी प्रोडक्शन का मीनिंग जो होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, सीमाओं का उत्पादन होता है, उपयोगिता का सृजन होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कभी भी उत्पादन का जो मतलब मीनिंग होता है वो उपयोगिता यानी यूटिलिटी का सृजन करना होता है। ठीक है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में बोला है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। कुछ साधन स्थिर होते हैं यानी फिक्स होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, या सभी साधन स्थिर होते हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका थर्ड होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा जो साधन होते हैं वो परिवर्तन नहीं होते हैं, परिवर्तन मतलब वेरिएबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पादन की प्रावैधिक सीमाएं, ये प्रावैधिक जो सीमाएं हैं इसमें व्यक्त की जाती हैं सम उत्पाद वक्र को द्वारा, सम लागत वक्रों के द्वारा, ऋण रेखाओं के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कभी भी उत्पादन में दो साधन के बीच होता है प्रतिस्थापन होता है, और उनकी एक निश्चित सीमा होती है, और उस सीमा के अंदर उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने के साथ साथ प्रोडक्शन में वृद्धि। अगर हम साधन में वृद्धि कर रहे हैं मान लो, तो कुछ दिन बाद प्रोडक्शन में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन टाइम लगता है। कॉस्ट में वृद्धि तो हो जाएगी, क्योंकि आप इनपुट लेकर आओगे, सामान लेकर आओगे, रॉ मटेरियल लेकर आओगे, मशीनरी लेकर आओगे, तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा तुरंत, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस सीमा में मतलब जो भी बाउंड्री में मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है, ऋण जो लोन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा इसका ऋण रेखाओं का द्वारा प्रावैधिक सीमा होता है। तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास 84, प्रति व्यक्ति आय और आय समानता कहलाता है। दोस्तों पर कैपिटल इनकम और इनकम इनइक्वालिटी जो कहलाता है वो हमारा लॉरेंज वक्र कहलाता है। इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, किसको कहलाता है वो, लॉरेंज वक्र को। ठीक है, समझ पाए। मैं इसका ग्राफ भी बना दे रहा हूँ। ये हमारा कुल इनकम है, हमारा टोटल इनकम, और ये है जो इनकम मतलब पर कैपिटल इनकम जो रिसीव कर रहा है इंसान, पर कैपिटल इनकम, टोटल इनकम पर कैपिटल सबकी अलग अलग होती है। कोई यहाँ किसी की टोटल इनकम यहाँ पर कैपिटल इनकम यहाँ पर, यानी कभी इक्वल ये चीज़ नहीं होती। इसमें जो ये लाइन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइन जा रही है निरपेक्ष समता रेखा कहते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापित है, 1 के बराबर, 1 से कम, स्थिरांक, चौथा क्या रखा डी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस नोट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कभी भी कॉब डगलस का उत्पादन फलन आता है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ना 1 से कम होता है, ना 1 से अधिक होता है, ना स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी क्या होगा, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है 86 में कि औसत स्थिर लागत यानी AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसका जो आकार होता है यू आकार में होता है, सीधी छेदी रेखा होता है, या परिवलय होता है, या आयत अति परिवलय होता है। तो दोस्तों कभी AFC का जो वक्र होता है वो हमेशा इस शेप में होता है। ये हमारा अति परिवलय वक्र होता है, यानी आयताकार का होता है बहुत ज़्यादा। तो डी ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और AFC का जो फॉर्मूला है एवरेज फिक्स कॉस्ट का, तो ये होता है TFC अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन या नंबर ऑफ क्वांटिटी। विक्रय लागत, विक्रय लागत क्या होता है दोस्तों, पहले तो आप मीनिंग समझ लो क्या होता है। जो आप एड पर यानी एडवर्टीज़ पर जो आप पैसा खर्च करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको विक्रय लागत कहते हैं। तो इसकी जो कॉन्सेप्ट यानी कि ये थ्योरी दी किसने, सेलिगमैन ने दी है, जॉन रॉबिन्सन ने दी है, चैम्बरलिन ने दी है, या स्टिगलर ने दी है। तो दोस्तों इन्होंने किसने दी है, ये
चैम्बरलिन ने द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कीमत प्रभाव को आय और प्रतिस्थापन प्रभावों में बांटने के लिए लागत अंतर विधि को उपयोग किया है? ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से अर्थशास्त्री ने कीमत इफेक्ट को इनकम और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट से बांटने के लिए कॉस्ट में यानी लागत अंतर विधि का उपयोग किया है। J.R. हिक्स ने किया है, स्लेटस्की ने किया है, प्रोफेसर ए सैमुअल ने किया है, R.G.D. एलन ने किया है। तो दोस्तों कभी भी कीमत प्रभाव की बात आए या आय प्रतिस्थापन प्रभाव को बांटने की बात आए तो लागत अंतर विधि का उपयोग हमारे प्रोफेसर ए सैमुअल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था? से पीगू हैं, सी पीगू, ए सी पीगू, जॉन रॉबिन्सन है, ए मार्शल है या पी.ए. सैमुअल है? तो दोस्तों कभी भी कीमत निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ होता है? जहाँ सप्लाई और डिमांड और डिमांड दोनों को एक दूसरे कट होता है, तो वहीं हमारा संतुलन बिंदु डिसाइड होता है। वहीं प्राइस और क्वांटिटी बाजार की वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति शक्तियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? मार्शल ने किया था, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है? किसी फर्म का खंड सम बिंदु वक्तव्य करता है फर्म के लिए अधिकतम उत्पादन की स्थिति को, अधिकतम लाभ की स्थिति को, न्यूनतम लाभ की स्थिति को या शून्य लाभ की स्थिति को। तो दोस्तों कभी भी इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा जिस पे प्रॉफिट यानी शून्य के बराबर होता है, शून्य को व्यक्त करता है, जिसका क्या होता है? प्रॉफिट हमारा शून्य के बराबर व्यक्त करता है। कोई भी फर्म शॉर्ट टर्म के लिए उत्पादन करेगी तो उस समय में वेरिएबल कॉस्ट का बराबर इनकम उसे मिलना चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में कोई भी फर्म लाभ ना अर्जित करने के लिए प्रोडक्शन बंद कर देगी। ध्यान रखना, अगर लॉन्ग टर्म में अगर उसे प्रॉफिट नहीं मिला तो वो प्रोडक्शन को क्या करेगी? बंद कर देगी। और फर्म यानी कंपनी लाभ ना मिलने की स्थिति में केवल फिक्स कॉस्ट का वहन कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा शून्य लाभ की स्थिति में होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर्गत फर्म उत्पादन बिंदु उसके होते हैं जो औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है, सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है, या दोनों वक्रों के न्यूनतम बिंदु पर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी लॉन्ग टर्म की बात आए, परफेक्ट कंपटीशन की बात आ रही है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? होमोजीनियस गुड्स मिलते हैं, यानी एक जैसे वस्तुएं होते हैं, वेटेज भी होता है, लेबल भी एक जैसा होता है, प्राइस भी सेम होता है और परफेक्ट नॉलेज होती है वहाँ पर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? उसका कर्व जो होता है हमारा इस टाइप का होता है। ये एक्स एक्सिस पहले होता है जहाँ पर एम आर और ए आर दोनों बराबर होते हैं, और ये एम सी ऊपर के ए सी वक्र को एम सी वक्र नीचे से काट रहा होता है, ठीक है। तो ये न्यूनतम बिंदु यानी ये पॉइंट होता है यहाँ पर। तो इसका हमारा औसत लागत वक्र जो इसी वक्र है न्यूनतम बिंदु पर होता है। तो ऑप्शन में भी क्या होगा दोस्तों? ए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कीमत विभेदीकरण के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है। फर्म की सीमांत आगम वक्र समान होती है, फर्म की सीमांत लागत वक्र समान होती है, ये आगम वक्र है, ये लागत वक्र है, और फर्म की औसत आगम वक्र समान होती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कभी भी कीमत विभेदीकरण क्या होता है? कीमत विभेदीकरण होता है अलग अलग कीमत पर अलग अलग कस्टमर को बेचना। ये एकाधिकारी में होता है यानी मोनोपोली में होता है, ठीक है। तो इसका औसत जो आगम वक्र है वो समान होगा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्म की जो औसत आगम वक्र है वो समान होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एकाधिकारी शक्ति का यानी मोनोपोलिस्टिक पावर मेजरमेंट जो किया जाता है आगम लागत के अंतर के द्वारा किया जाता है, यानी रेवेन्यू और कॉस्ट के अंतर में किया जाता है। प्रॉफिट और कॉस्ट के अंतर के द्वारा किया जाता है, यानी लाभ और लागत के अंतर में। कीमत और सीमांत लागत के औसत में अंतर में किया जाता है, यानी मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस करके किया जाता है।
प्राइस और फिक्स कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट के अंतर के द्वारा किया जाता है। एकाधिकारी पॉलिस्टिक क्या होता है, जहाँ पर कलाकार प्रतियोगिता भी इसको कहा जाता है हम, जहाँ पर अलग अलग लेबल दिखा करके या क्वांटिटी में या एक लालच दे देते हैं। लालच का मतलब जैसे कि एक पेस्ट के साथ आपको एक ब्रश फ्री दे देते हैं, तो लुभाने के लिए आपको लालच देते हैं। ठीक है, हर जगह पर ये चीज़ें दी जाती है अपनी मार्केटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए। हर कोई है यही सोचता है कि मतलब एक के साथ ये एक फ्री, या फ्री ना करके डिस्काउंट दे देंगे आपको, मतलब एक अट्रैक्शन करने के लिए पब्लिक को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ये इसका सी ऑप्शन होगा, कीमत और सीमांत लागत के अंतर के द्वारा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है पी बराबर यानी कि एकाधिकारी ने, और हाँ एकाधिकारी को दिया किसने है, प्रोफेसर लर्नर ने दिया है, लर्नर ने दिया है, इसको ध्यान रखना चीज़ को। ठीक है, एमसी जो होता है हमारा AR माइनस में MC अपॉन में AR। ठीक है, AR को हम प्राइस भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, अभी मैंने बताया एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में अंतर्गत फर्म की मांग वक्त लोच परस्पर ही है ना, लोच बाजार है, बाजार मांग का लोच के समान होगी, से अधिक होगी या से कम होगी, ये थर्ड ऑप्शन है, होती है, या कोई संबंध नहीं, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों एकाधिकारात्मक में अंतर्गत जो फर्म की जो मांग की लोच होती है वो वक्र की लोच के बराबर होती है, वक्र की लोच के समान होती है। तो जैसे कि मैं आपको इसका कर्व बता दे रहा हूँ, यहाँ प्राइस हो रहा है और यहाँ क्वांटिटी, ये हमारा AR है और ये हमारा MR है, मार्जिनल वैल्यू, और ये औसत एवरेज रेवेन्यू। तो ये हमारा मांग वक्र के बराबर होती है AR। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, A होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहा निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल के मुद्रा का उपयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था, JFRF हेराल्ड ने किया था, या रॉबिन ने दिया था, या ED डॉमार ने दिया था, J रॉबिन्सन ने दिया था। तो दोस्तों जब भी ये टॉबिन है, तो जब भी अगर ऐसी बात आएगी कि समृद्धि मॉडल का जो मुद्रा उपयोग सबसे पहले किसने किया था, ये हमारे ED डॉमर ने दिया था इस चीज़ को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, और दोस्तों मैं आगे भी वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ। थैंक यू।